पंद्यम के तौर की संविधाएं शून्य घोषित की गई धारा 30 के द्वारा, और इसी पर बात हो रही थी। और पंद्यम के तौर की संविदा यानी जुए के तौर की संविदा, जिसमें स्पष्ट जुआ दिखाई दे रहा, वो पंद्यम संविदा है। और जिसमें जुए के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो भले ही वो अभिव्यक्त रूप से जुए की संविदा नहीं है, लेकिन वो जुए के तौर की संविदा है, पंद्यम के तौर की संविदा है। और पंद्यम संविदा भी शून्य है और पंद्यम के तौर की संविदा भी शून्य है। पंद्यम संविदा कौन सी हुई? जो एक अनिश्चित घटना पर आश्रित है। अनिश्चित घटना पर आश्रित है मतलब दो पक्षकारों ने इसलिए परस्पर करार किया है कि एक अनिश्चित घटना उनके कथन के मुताबिक घटित होगी। जैसा कथन उनका है उसी कथन के मुताबिक एक अनिश्चित घटना घटित होगी। सामान्यतः यह अनिश्चित घटना भविष्य की होती है, लेकिन यह घटना भूतकाल की भी हो सकती है। बस होता यह है कि यह अनिश्चित होती है और पक्षकार परस्पर करार करते हैं कि जो अनिश्चित घटना घटने वाली है वो उनके कथन के मुताबिक घटित होगी। कल शाम तक पानी बरसेगा, अगर बरसा तो ऐसा दावा करने वाला पक्षकार जीतेगा, और अगर नहीं बरसा तो दूसरा पक्षकार जीत जाएगा। भविष्य की अनिश्चित घटना है, यह भूतकाल की भी हो सकती है। दो पक्षकारों ने तय किया कि अकबर का राज्यारोहण अमुक वर्ष में हुआ था। दोनों इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं, दोनों में से किसी को नहीं मालूम कि अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ, लेकिन दोनों ने पंद्यम के तौर का करार किया कि यदि अनिश्चित घटना जिसके संबंध में उन्होंने करार किया है वो उनके कथन के मुताबिक घटित हो जाए तो दूसरा पक्षकार उन्हें प्रतिफल का भुगतान अर्थात कीमत का भुगतान ये करेगा, ये धन का भुगतान ये करेगा। तो घटना भूतकाल की है, लेकिन अनिश्चित है और पक्षकारों के बीच ये करार है कि यदि उनके बताए अनुसार घटना घटित हुई तो एक पक्षकार जीतेगा और दूसरा हारेगा। अब ये पंद्यम के तौर की नहीं, ये पंद्यम का ही करार है, ये पंद्यम करार है। पंद्यम करार की पहली विशेषता क्या कि घटना अनिश्चित होती है। जिस घटना के घटित होने के आधार पर करार को प्रवर्तित करने का करार दोनों पक्षकारों के बीच किया जाता है, वो घटना अनिश्चित होती है। सामान्यतः वो घटना भविष्य की होती है, लेकिन अपवादिक रूप से वो भूतकाल की भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो भविष्यकाल की ही होगी। और एक चीज पर आप ध्यान दे लेंगे कि अब पेपर्स का ट्रेंड बदल रहा है और बड़ी अच्छी बात है, बदल रहा है। आपने हरियाणा का पेपर देखा और बिहार दोनों का देखा, और दोनों में आप तब तक पेपर सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपने विस्तार से नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, हम तो चाहते हैं ऐसा ही हो जाए, ठीक है, ताकि ये सब बाहर हो जाए जितना मूर्ख है, ठीक है, जो रट रट के और वहां पहुंच जाता है, जिसके अंदर कोई जुडिशियल माइंड नहीं है, वो सब बाहर हो जाए। हम तो चाहते हैं ऐसा ही हो। तो बिहार का पेपर भी वैसा ही है और आपका जो हरियाणा का पेपर है वो भी वैसा ही है। इसलिए एक एक बात को ठीक से सुनिए और ठीक से मेमोराइज कीजिए। पंद्यम का करार हमेशा अनिश्चित घटना के आधार पर होगा, ये ठीक है, लेकिन अनिश्चित घटना भविष्य की हो ये जरूरी नहीं। अनिश्चित घटना भूतकाल की हो ये भी हो सकता है। बस इतना होगा कि पंद्यम का करार जो पक्षकार करेंगे
उन पक्षकारों में इस बात का करार होगा कि वो अनिश्चित घटना उनके कथन के मुताबिक घटित होगी, बस इतनी सी बात होगी। और पंद्यम करार की जो दूसरी विशेषता होगी, वो दूसरी विशेषता ये होगी कि घटना अनिश्चित है, वो किसी के भी उसके हिसाब से घट सकती है, और उस अनिश्चित घटना में दोनों पक्षकारों के जीतने के बराबर के चांस होंगे। ठीक है, दोनों पक्षकार जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों को घटना के संबंध में कुछ नहीं मालूम, दोनों को घटना के संबंध में कुछ नहीं मालूम, या यूं कहें दोनों को घटना के संबंध में बराबर का मालूम। अकबर का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ, ना इन्हें मालूम ना उन्हें मालूम। पानी कल बरसेगा, ना इन्हें मालूम ना उन्हें मालूम। ठीक है, तो दोनों की उस अनिश्चित घटना के बारे में जानकारी बराबर है। ठीक है, या यूं कहें कि दोनों उस अनिश्चित घटना के बारे में कुछ नहीं जानते, दोनों में से कुछ भी कह लें, बात एक ही है। इसलिए दोनों पक्षकारों के उस घटना में जीतने की जो चांसेस हैं वो बराबर के होंगे। ठीक है, पंद्यम करार की दूसरी विशेषता यह होगी कि दोनों पक्षकारों के जीतने के चांसेस बराबर होंगे, और तीसरी विशेषता यह होगी कि जीत में पक्षकारों का कोई रोल यह नहीं होगा। पक्षकार उस घटना में जीत हासिल करने के लिए कोई श्रम, कोई परिश्रम, कोई कौशल का प्रयोग, कोई स्किल का प्रयोग ये बिल्कुल नहीं करेंगे। पानी बरसेगा तो बरसेगा, ये थोड़ी उसमें कुछ करेंगे। अकबर का राज्यारोहण जिस वर्ष हुआ वो वर्ष इन्हीं के कथनानुसार निकल आएगा तो निकल आएगा। ये थोड़ी अकबर का राज्यारोहण उस वर्ष में कराने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो घटना अनिश्चित, दोनों पक्षकारों के जीतने के चांसेस बराबर, और दोनों पक्षकारों के द्वारा घटना में जीत के लिए किसी प्रकार का कोई परिश्रम या स्किल का प्रयोग ये किया ही नहीं जाता। ठीक है, जिस पक्षकार को जीत मिलेगी वो भी घटना में कुछ नहीं करेगा, और जिसे जीत नहीं मिलेगी वो भी घटना में कुछ नहीं करेगा। और जो पक्षकार जीतेगा उसे हारने वाला पक्षकार, ठीक है, अपनी जेब से या अपने पास से प्रतिफल कह लें, प्रतिफल तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि करार शून्य है, ठीक है, वो देगा जो जीत के बदले दिए जाने का वचन पक्षकारों ने परस्पर दिया था। और ये सारी विशेषताएं जब मिलेंगी किसी करार में तो वो पंद्यम करार कहलाएगा। किसमें बताया, घेरूलाल प्रसाद वर्सेस महादेव प्रसाद, घेरूलाल वर्सेस महादेव। इतना माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंद्यम करार की ये विशेषताएं बताई हैं। अब उसने धारा 30 में इसकी जो परिधि थी इसको और बढ़ा दिया। उसने कहा पंद्यम के तौर के करार शून्य है। इसका मतलब पक्षकारों ने परस्पर पंद्यम करार नहीं किया है, यानी जो दिखाई दे रहा है, जो दृश्यमान है। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोग देखते थे बंधक 6 प्रकार का बताया जाता था। कहता था सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, और जो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को हम लोग पढ़ते थे तो वहां आता था कि इस बंधक में दृश्यमान विक्रय किया जाता है, इस बंधक में दृश्यमान विक्रय किया जाता है, मीनिंग देयर बाय इनफैक्ट विक्रय नहीं किया जाता है लेकिन दिखता ऐसा है मानो विक्रय किया गया है। ठीक है, दृश्यमान विक्रय किया जाता है। इस लाइन का जब अर्थ निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा कि दिखाई दे रहा है कि विक्रय हुआ लेकिन इनफैक्ट विक्रय नहीं हुआ, दृश्यमान विक्रय हुआ, वास्तविक विक्रय नहीं हुआ। ठीक है, दृश्यमान विक्रय हुआ है। और चलताऊ भाषा का प्रयोग कर ले तो दिखावटी विक्रय हुआ है, नुमाइशी विक्रय हुआ है, दिखाया गया विक्रय हुआ नहीं। और जब हुआ नहीं विक्रय तो विक्रय
कि संविदा में विक्रेता और क्रेता को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, जो हुआ है वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हुआ है। ठीक है ना, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हुआ है, तो इसलिए वो संविदा में उभय पक्षकारों को जो अधिकार प्राप्त होंगे और जो कर्तव्य उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, बंधकदार और बंधककर्ता के। क्योंकि दृश्यमान विक्रय द्वारा बंधक हुआ है, इसका मतलब दृश्यमान विक्रय सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा है कि दृश्यमान विक्रय की प्रक्रिया से जो हुआ वो क्या था, बंधक। प्रक्रिया बंधक करने के लिए जो अपनाई गई वो दृश्यमान विक्रय की थी। उसको ऐसे इल्यूसिडिएट करेंगे, ऐसे यहां कहता पंद्यम के तौर के करार शून्य। करार इनफैक्ट जो किया गया वो पंद्यम करार नहीं है, लेकिन पंद्यम के तौर का है। पंद्यम के तौर का मीनिंग दे भाई घटना अनिश्चित है, उसे उस करार के जब इंग्रेडिएंट्स, उस करार के जब घटक, उस करार के जब संघटक, उस करार के जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हम देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि उस करार को आधारित किया गया है एक अनिश्चित घटना पर, और उस अनिश्चित घटना के घटित होने में दोनों पक्षकारों का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, दोनों पक्षकारों का कोई श्रम, कोई परिश्रम, कोई कौशल ये प्रयोग नहीं हो रहा है उस घटना के घटित होने में, उस अनिश्चित घटना के। और दोनों पक्षकारों ने परस्पर करार यह किया है कि घटना यदि इसके कथन के मुताबिक, इसके मीनिंग दे भाई दोनों पक्षकारों में से जिस भी पक्षकार के कथन के मुताबिक घटित हो गई, उस पक्षकार को दूसरा वाला पक्षकार जीता हुआ मानेगा और अपने पास से धनराशि देगा। यह पंद्यम के तौर का करार हो गया। ठीक है ना, ये विशेषताएं जिस भी करार में मिल जाएं, वो करार पंद्यम के रूप में किया गया या नहीं इससे मतलब नहीं है, वो करार शून्य हो गया क्योंकि वो पंद्यम के तौर का करार है। जैसे सट्टेबाजी, इसमें क्या हो रहा है, करार व्यापारिक दिखाई दे रहा है, लेकिन इनफैक्ट जब हम देखते हैं तो पंद्यम के तौर का है। हमने कहा कि सट्टा क्या होता है हमें नहीं मालूम, वो व्यापारी जानते हैं, लेकिन जो हमने अनुमान लगाया है, जो हम जितना जानते हैं उस बारे में, आप दाल के व्यापारी हो, आपने किसी अन्य व्यापारी से 1000 कुंटल दाल के लिए खरीदने की संविदा की, तो अगर ये इनफैक्ट खरीदने की संविदा होती तो आप 1000 कुंटल दाल का मूल्य उसे अदा करोगे और वो 1000 कुंटल दाल आपको भेजेगा, अगर ये वाकई विक्रय की संविदा है। ठीक है, अगर ये वाकई क्रय विक्रय की संविदा है तो इसमें यह होना चाहिए कि एक क्रेता के द्वारा विक्रेता को, ठीक है, विक्रीत कमोडिटी, विक्रीत सामान का मूल्य जाना चाहिए और विक्रेता के द्वारा विक्रीत संपत्ति या मूल सामान की आपूर्ति ये क्रेता को की जानी चाहिए। ये क्रय विक्रय में होता है। इस संविदा में क्या दिखाई दे रहा है, उनका 1000 कुंटल दाल हमने 100 रुपए किलो में खरीद ली और ना हमने उन्हें पैसे दिए और ना उनसे दाल मंगाई। 100 रुपए किलो में हमने दाल खरीदी, 1000 कुंटल आप ही के गोदाम में, और कहीं से 20 तारीख को बेच देना। 20 तारीख को मार्केट का जो रेट है, ठीक है, मार्केट का जो रेट है वो अनिश्चित है और उस रेट के होने में इन दोनों पक्षकारों की कोई भूमिका नहीं।
इन्होंने अपने परिश्रम से न रेट को बढ़ाया है न घटाया है, कुछ नहीं। 20 तारीख को मार्केट में दाल का जो रेट हो उस पर बेच देना इसको। ना हमने दाल मंगाई, ना हमने पैसा दिया, बस केवल दाल उन्हीं के गोदाम में 1000 कुंटल हमने खरीदी, उन्हीं के पास रखी है, और उन्होंने 20 तारीख को दाल मार्केट के रेट पर बेच दी। अब मार्केट जो 20 तारीख को थी, यानी मार्केट में दाल का जो भाव 20 तारीख को था, उसमें और हम लोगों के बीच जिस दिन संविदा हुई थी उस दिन दाल का जो मूल्य तय हुआ था, इसके बीच का जो अंतर है वो पक्षकारों ने परस्पर बांटने का करार किया है। ठीक है, हमने ये कहा कि 20 तारीख को बेच देना दाल, और अगर दाल 110 रुपया प्रति किलो बिक जाए, ठीक है, तो हमने 100 में खरीदी थी, 110 में बेची। ठीक है, इनफैक्ट वही बेच रहे हैं उन्हीं के गोदाम में, लेकिन माना क्या जा रहा है, हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपया उन्होंने रख लिया और 10 रुपया हमें आ गया। और अगर मार्केट का रेट 90 रुपया पर कुंटल हो गया तो 90 वहां से मिल गए उन्हें और 10 हम देंगे। ठीक है ना, न दाल आई न दाल गई, एक अनिश्चित घटना के आधार पर जिसमें पक्षकारों का कोई रोल नहीं। ठीक है, पक्षकारों की जीत और हार हुई है। ठीक है, और हारने वाले पक्षकार ने जीतने वाले पक्षकार को अपने पास से पैसा दिया। भाई 110 अगर मिले तो उसे मिले ना, दाल मेरे पास तो कभी नहीं आई, दाल तो उसी के पास रखी रही, दाल की कीमत उसे कभी नहीं मिली। ठीक है, और फिर भी 110 में अगर बिकी, ठीक है, तो 10 रुपया मेरे पास आ गया, तो 110 तो उसी के हैं। इनफैक्ट देखें तो 110 में मेरा क्या रोल है? मेरा तो कुछ भी नहीं, हमने तो केवल कह दिया था कि हमने खरीदी 100 रुपए किलो, और अगर हम हारते तो 10 रुपया हम देते। ठीक है, 90 उसे वहां से मिलते। तो ये करार देखने में व्यापारिक है। ठीक है, ये करार देखने में ऐसा लग रहा है कि दो व्यापारियों के बीच हुआ, लेकिन इसकी प्रकृति का अगर विश्लेषण करेंगे तो हम ये पा रहे हैं कि ये करार पंद्यम के तौर का है। ठीक है ना, ये करार पंद्यम के तौर का है, और चूंकि ये पंद्यम के तौर का करार है इसलिए फिर ये शून्य हो गया, क्योंकि पंद्यम करार ही नहीं, पंद्यम के तौर के करार शून्य। यानी जिस भी करार में हमें ये विशेषताएं मिल जाएंगी कि दोनों पक्षकारों ने किसी अनिश्चित घटना जिसके घटित होने में उनका स्वयं का कोई रोल परिश्रम यह ही नहीं है, उस घटना के घटित होने के आधार पर स्वयं को जीता हुआ और हारा हुआ माने जाने की संविदा की है, और साथ ही साथ यह भी तय किया है कि संविदा में जो पक्षकार हारेगा वो जीतने वाले पक्षकार की जो प्रतिपूर्ति है, जो पैसा है, वो जीतने वाले पक्षकार को अपने पास से देगा। अगर यह तय किया है तो फिर वो पंद्यम के तौर का करार है। इसी आधार पर घेरूलाल वर्सेस महादेव में कुश्ती हुई थी दो पहलवानों में, लेकिन टिकट की बिक्री से जो पैसा आया था उसमें से जीतने वाले पक्षकार को चूंकि पैसा दिया जाना था, तो कोर्ट ने कहा यह पंद्यम के तौर का करार नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें उसी हारने वाले पक्षकार की ओर से जाना चाहिए। जब सारे तत्व मिलते हैं तभी पंद्यम के तौर का करार होता है। और अखबारों में जो वर्ग पहेली वगैरह छपती है जिसमें इनाम मिलता है, उसे भी इसीलिए शून्य नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें आपके स्किल का प्रयोग होता है। आप जब लगाएंगे सही तभी आप जीतेंगे। ठीक है ना, तो जिसमें स्किल का प्रयोग हो जाए, और स्किल के प्रयोग से, कौशल के प्रयोग से, स्किल अंग्रेजी है, कौशल हिंदी है, जब कौशल के प्रयोग से, स्किल के प्रयोग से पक्षकार संविदा में जीत और हारा हासिल करें तो वो पंद्यम के तौर का करार नहीं होता। ठीक है, तो ये कहता है पंद्यम के तौर के करार शून्य। पहली लाइन उसने कही कि पंद्यम के तौर के करार शून्य है, और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पंद्यम पर जीती हुई अभिकथित। ठीक है, यानी पक्षकार जिन्होंने परस्पर पंद्यम के तौर का करार किया तो शून्य है वो।
ठीक है, पंद्यम के तौर का करार शून्य है। तो पंद्यम के तौर का करार जब शून्य हो गया तो उस करार में जो मूल संव्यवहार है, उस करार के अंतर्गत जो मुख्य बात है, उस करार के अंतर्गत जो मुख्य संव्यवहार है, उसको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता क्योंकि वो शून्य है। ठीक है, शून्य करार विधि द्वारा अप्रवर्तनीय होता है, इसीलिए तो वो संविदा नहीं है, इसीलिए तो केवल वो करार रह जाता है। तो पंद्यम के तौर के चूंकि करार शून्य है, इसलिए किसी व्यक्ति ने पंद्यम करार के अंतर्गत अगर किसी चीज को जीता है और दूसरा पक्षकार उसे वो चीज नहीं दे रहा, तो ये पक्षकार जो जीता है उस पक्षकार से जीती गई वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई बात नहीं ला सकता, क्योंकि पंद्यम के तौर पर जो करार किया गया, जो पंद्यम करार किया गया, उसमें जो वस्तु जीती गई, अगर उसकी वसूली के लिए इसे बाद लाने दिया जाए तो पंद्यम के तौर के करार का या पंद्यम करार का विधि द्वारा प्रवर्तन हो जाएगा, और प्रवर्तन हो ही नहीं सकता शून्य करार का। तो इसलिए कहता है कि पंद्यम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा जो पंद्यम पर जीती हुई अभिकथित हो, या जो किसी व्यक्ति को किसी खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पंद्यम किया गया हो परिणाम के अनुसार व्ययनित की जाने को निश्चित की गई, उस चीज की वसूली के लिए भी वाद नहीं लाया जाएगा। जो किसी व्यक्ति को इसलिए नष्ट की गई है, ठीक है, किसी व्यक्ति को इसलिए नष्ट की गई है कि जिसके पास वो वस्तु नष्ट की गई है, वो व्यक्ति पंद्यम के तौर का जो करार किया गया है उस करार में जीतने वाले व्यक्ति को वो वस्तु दे दे जिसको इनके पास नष्ट किया गया है। नष्ट माने क्या होता है? आपके पास रखना, सिर्फ रख देना। जब आप किसी वस्तु को सिर्फ रखते हो और रखने के अतिरिक्त उसमें अन्य किसी प्रकार के हित का क्लेम नहीं करते, हम कहते हैं जरा ये रख लेना, हम ले लेंगे बाद में। ये न्यास किया जाना है, ये नष्ट किया जाना है। इसी को कानून की भाषा में इंटरेस्ट किया जाना या नष्ट किया जाना ये कहा जाता है। हमने आप तक एक बार चर्चा की थी कि विश्वास, ठीक है ना, इसके लिए 3 शब्द प्रयोग होते हैं। एक विश्वास जिसे बिलीफ कहते हैं, एक विश्वास जिसे फेथ कहते हैं, और एक विश्वास जिसे ट्रस्ट कहते हैं। और हमने कहा था कि विश्वास जिसे आप बिलीव कहते हो उसका कोई कारण आपके पास नहीं होता। क्यों कर रहे हो बिलीव, ठीक है, इसका कोई कारण नहीं होता। फेथ भी आपको किसी पर है तो क्यों है ये आप बता नहीं सकते। इसलिए बिलीफ और फेथ ये जो विश्वास के स्वरूप हैं, इन्हीं को अंधा विश्वास कहा जाता है। ट्रस्ट बिल्कुल अलग बात है। ट्रस्ट आप उसके ऊपर करते हो, यानी विश्वास का वो स्वरूप जिसे ट्रस्ट कहा जाता है, वो उसके ऊपर किया जाता है जिसकी सच्चरित्रता, जिसकी ईमानदारी, जिसकी निष्ठा आपके प्रति सिद्ध है, उसके प्रति आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, अर्जुन कृष्ण पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा सारथी चाहते हैं, ठीक है, जिसके भरोसे हम अपने आप को पूरी तरह छोड़कर पूरे मनोयोग से युद्ध कर सके, ऐसा सारथी चाहते हैं। और वो आपके अतिरिक्त कोई नहीं। इसे सेना नहीं चाहिए, वो तो हम निपट ही लेंगे सबसे। हमें एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। बेटे का पिता पर ट्रस्ट होता है, ठीक है ना। कतई आग लगी हो और पिता कहे और बच के निकल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल देगा बेटा साथ में। वो ये नहीं पूछेगा कि तुम जब सामने आग लगी है तो तुम कैसे कह रहे हो कि निकल चलेंगे।
ट्रस्ट करेगा, तो ट्रस्ट का ये अंधा नहीं होता। ये चूंकि उस व्यक्ति के बारे में आपको खूब पता है कि ये गलती भले ही करते हैं लेकिन जानबूझकर हमारा बुरा नहीं कर सकता, तो ट्रस्ट, और इसीलिए इस ट्रस्ट को जब कोई भंग करता है तो कानून सजा देता है। आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। जब इस ट्रस्ट को आप भंग करेंगे तो सजा मिलेगी। तो यहां कहता है कि आपने न्यस्त की है चीज, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कि ये रख लो, कहते ना शर्त लगाओ, और फिर कहते पैसे पहले इनके पास जमा कर दो, ठीक है। अक्सर ये आम जीवन में होता है कि उन्होंने कहा पैसे उनके पास जमा करो, तुम वो बेईमान आदमी, दोगे ही नहीं बाद में, ठीक है। तो उस चीज की वसूली के लिए भी कोई बात नहीं लाया जा सकता जो किसी पंद्यम के तौर के करार में जीतने वाले व्यक्ति को देने के लिए किसी व्यक्ति के पास न्यस्त कर दी गई है, ठीक है ना। आपने कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास इसलिए न्यस्त की है कि पंद्यम के तौर के करार में जो व्यक्ति जीते हैं उसे ये व्यक्ति स्वयं को न्यस्त की गई धनराशि या चीज दे दे। ये व्यक्ति अगर स्वयं को नष्ट की गई चीज को न दे जीतने वाले पक्षकार को, पंद्यम के तौर के करार में जीतने वाले पक्षकार को ये स्वयं को नष्ट की गई चीज न दे, तो उसकी वसूली के लिए कोई वाद नहीं आएगा। जबकि सामान्य नियम यह है कि अगर आपने किसी के पास कोई चीज नष्ट की है और संबंधित व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास वो चीज नष्ट की गई है, अगर स्वयं को नष्ट की गई चीज न्यास करने वाले को, यानी चीज को नष्ट करने वाले को वापस नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में मुकदमा ला सकेगा, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल दोनों में मुकदमा ला सकेगा। क्रिमिनल में उसे सजा मिलेगी और सिविल में वो वस्तु वापस दिलाई जाएगी, ठीक है। ये कहां लिखा है? धारा 7 या 8 है ये सारे की, वहां लिखा है कि अगर किसी के पास कोई जंगम संपत्ति नष्ट की गई है, ठीक है, एजेंट के तौर पर या किसी भी कैपेसिटी में, तो जिसने नष्ट की है वो उसकी वसूली के लिए मुकदमा ला सकता है, उसी चीज की वसूली के लिए। शर्त यह है कि वो चीज कैसी होनी चाहिए? मार्केट में अप्राप्य हो, ठीक है, ये दुर्लभ प्रकृति की हो, ये वादी के लिए विशेष महत्व की हो। अदरवाइज आपको सामान्य विधिक अनुतोष दिलाया जाएगा कि जो जंगम संपत्ति आपने नष्ट की थी उसकी कीमत दिला दी जाएगी या प्रतिकर उसकी जगह सेक्शन 73 के मुताबिक दिला दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए विशेष महत्व की है टेप रिकॉर्ड जो मैरिज एनिवर्सरी पर मिला था, ठीक है ना, आपके लिए विशेष महत्व का, तो टेप रिकॉर्ड ही मिलेगा, ठीक है। तो पंद्यम के तौर का अगर कोई करार किया गया है और उसमें जीतने वाले पक्षकार को देने के लिए कोई चीज किसी व्यक्ति के पास नष्ट कर दी गई है और वो न दे उस व्यक्ति को, तो उस चीज की वसूली के लिए कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यह व्यक्ति जीतने वाले पक्षकार को वो चीज न दे तो जीतने वाला पक्षकार इससे चीज मुकदमा लाकर प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जिसने वो चीज दी थी इसे, जिसने वो चीज दी थी इसे, इसलिए कि पंद्यम के तौर के करार में जो जीते उसे ये चीज दे दीजिएगा। अगर वही इससे मांगे जिसके पास चीज नष्ट की गई, तो वो मुकदमा लाकर ये चीज वसूल सकता है, ठीक है। क्योंकि लिखा क्या है? लिखा यह है कि जो पंद्यम पर जीती गई अभिकथित या के बाद जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल
या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पंद्यम किया गया हो, परिणाम के अनुसार व्यनित करने के लिए नष्ट की गई हो। ठीक है ना, परिणाम के अनुसार व्यनित करने के लिए नष्ट की गई। आपको कोई चीज इसलिए दी गई कि पंद्यम का जो परिणाम निकले उसके मुताबिक इसका व्यय कर दीजिएगा। तो पंद्यम का जो परिणाम निकला, यानी फला जीत गए तो उनको दे दो, फला जीत गए तो उनको दे दो। ठीक है, पंद्यम के परिणाम के अनुसार व्यनित की जाने के लिए जो चीज नष्ट की गई उसकी वसूली के लिए कोई वाद नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुए कि जीतने वाला पक्षकार पंद्यम में अगर उस वस्तु की वसूली करने के लिए इस व्यक्ति से जिसके पास वो चीज नष्ट है, पंद्यम के परिणाम के अनुसार व्यनित किए जाने के लिए उससे वसूली के लिए मुकदमा लाए, तो जीतने वाला पक्षकार कोई मुकदमा नहीं ला सकता। लेकिन ये अगर उसे कोई चीज न दे, अपने ही पास बनाए रखे और जिसने इसके पास नष्ट किया है वो मुकदमा ले आए, तो इसे देना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुकदमा नहीं आएगा, ये लिखा नहीं है। और कानून में जो मना नहीं वो सब कुछ होगा। और संभवतः लिखा इसीलिए नहीं गया क्योंकि इसे भी बेईमान हो जाने की अनुमति कानून नहीं देगा। भाई तुम तो बेईमान हो ही रहे। ठीक है, पंद्यम के परिणाम के अनुसार व्यनित की जाने के लिए आपको नष्ट की गई थी, पंद्यम के परिणाम के अनुसार व्यनित मत करिए, यानी जीतने वाले पक्षकार को मत करिए, मत दीजिए। लेकिन जिन्होंने आपको दी थी उन्हें तो वापस करिए, आपको बेईमान क्यों हो जाने दिया जाए। ठीक है ना, तो जिन्होंने नष्ट की है वो चीज, वो अगर वापस मांगेंगे तो देनी पड़ेगी। ठीक है, ये आगे कहता है घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिकों के पक्ष में अपवाद। यह धारा किसी ऐसे चंदे या अभिदाय को, अभिदाय माने कंट्रीब्यूशन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, यह धारा चंदा डोनेशन, यह धारा ऐसे चंदे या अभिदाय को, यह चंदा देने या अभिदाय करने के ऐसे करार को विरुद्ध बना देने वाली न समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को प्रदेश किसी ऐसी प्लेट पारितोषिक या धनराशि के लिए या मध्य दिया या किया जाए जिसका मूल्य या रकम 500 रुपए या उससे अधिक। 1872 में बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उस समय 500 रुपया बहुत ज्यादा रकम थी। अगर किसी घुड़दौड़ में, ठीक है, कहता है कि किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को, किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को यदि कोई ऐसी प्लेट पारितोषिक यानी इनाम या धनराशि देने का वायदा किया गया है जो 500 रुपया या उससे ज्यादा है, घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को यदि कोई ऐसा पारितोषिक प्लेट या धनराशि देने का वायदा घुड़दौड़ के आयोजकों ने किया है जो 500 रुपया या उससे ज्यादा है, तो उस काल में 500 रुपया तो बिना चंदे और कंट्रीब्यूशन के इकट्ठा हो ही नहीं सकता। इकट्ठा हो नहीं सकता मतलब वो तो कोई राजे महाराजे कराएं तो बात अलग है, अन्यथा चंदा करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और तुम्हें घुड़दौड़ एक लोकप्रिय खेल रहा है, तो कानून कभी भी लोक भावना के विपरीत नहीं बनता। और कानून अगर लोक भावना यानी पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ बनेगा तो उसका कोई प्रभाव और परिणाम नहीं होता। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि दहेज लेना अच्छा है बुरा है, मैं नहीं मालूम, अपनी अपनी बातें हो सकती, अपनी अपनी सोच हो सकती, लेकिन एक बात है, लोग दहेज लेते हैं और देते हैं। और दहेज लेने और देने को आपने कानून अपराध घोषित कर दिया, तो इट इज द लॉ अगेंस्ट द पब्लिक ओपिनियन। ये लॉ ऑफ पब्लिक ओपिनियन नहीं है, ये लोक मत के अनुरूप कानून नहीं है। और उसका परिणाम क्या हुआ, जज साहब सजा करके जाते हैं और दहेज लेते भी हैं घर पर बैठ के और दहेज देते भी हैं। पुलिस अधिकारी, ठीक है, दहेज में बंद करता है और लेता भी है और देता भी है। ठीक है, कहीं कोई ऐसा नहीं है जो दहेज ले नहीं रहा, दहेज दे नहीं रहा। तो ये लॉ अगेंस्ट दी पब्लिक ओपिनियन है। दैट इज वाई ये नाटक भर बनकर रह गया है, बाकी पूरी तरह अप्रभावी है। लॉ पब्लिक ओपिनियन जब होगा तो वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो घुड़दौड़ चूंकि एक लोकप्रिय खेल उस समय था, इसलिए उस अपवाद में शामिल किया और कहा अगर किन्हीं व्यक्तियों के साथ
कोई करार किया है जिसके मुताबिक उन्हें घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को ऐसी प्लेट पारितोषिक या धनराशि जो 500 रुपया या उससे ज्यादा है उसे देने के लिए, ठीक है ना, चंदा या कंट्रीब्यूशन देना है, तो इन व्यक्तियों के मध्य हुए इस करार को पंदेम के तौर का नहीं माना जाएगा, यद्यपि घुड़दौड़ का परिणाम अनिश्चित है। ठीक है, और उसमें जीतने वाले पक्षकार कुछ नहीं करेंगे, घोड़े कुछ करेंगे। ठीक है, जीतने वाले पक्षकार बैठने के अतिरिक्त घोड़े पर कुछ नहीं करेंगे, घोड़े सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये पंदेम के तौर का करार होते हुए भी अपवाद से इसको बाहर कर दिया गया कि अगर किन्हीं व्यक्तियों ने किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी ऐसे घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को इनाम, पारितोषिक, प्लेट, धनराशि देने के लिए चंदा देने या कंट्रीब्यूशन करने का करार किया है कि जिस जिस चंदे आदि, जिस इनाम आदि की रकम 500 रुपया या उससे ज्यादा है, तो इन व्यक्तियों द्वारा किया गया करार पंदेम के तौर का न मानकर अपवादिक क्षेत्र में माना जाएगा, और इस चंदे और कंट्रीब्यूशन की रकम अगर ये नहीं देंगे तो चूंकि अपवादिक क्षेत्र में आ गया तो मुकदमा लाकर इनसे वो वसूल ली जाएगी। ठीक है ना, वो वसूली इनसे जा सकती है। आगे कहता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का पर प्रभाव न पड़ना। इस धारा की कोई बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे व्यवहार को जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी। 294 का लॉटरियों से संबंधित व्यवहार है, तो कहा कि लॉटरी इसे, ठीक है, अपना वैध बना देने वाली इस धारा की कोई बात नहीं समझी जाए। कहता है इस धारा की कोई बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे व्यवहार को जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी घोड़े दौड़ाए आपने, अब ये कौन सी घुड़दौड़ होती है, ठीक है, ऊपर वाली किस घुड़दौड़ की बात ये करना है, और नीचे वाली घुड़दौड़ ये किस नेचर की होती है हमें नहीं मालूम है। ठीक है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि नीचे किस प्रकार की घुड़दौड़ है, लेकिन उन्होंने लिखा यह कि ऐसी कोई घुड़दौड़ जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का लागू है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का लॉटरी की बात करती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि नीचे जिस घुड़दौड़ का जिक्र वो कर रहे हैं वो ये कि देखो ये दो घोड़े टांगे वाले दौड़ रहे हैं, घुड़दौड़ नहीं है, कहने को घुड़दौड़ है लेकिन घुड़दौड़ का आयोजन थोड़ी हुआ, घुड़दौड़ के तौर पर घुड़दौड़ का आयोजन थोड़ी हुआ। दो घोड़े ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं और तुमने कहा कि ये वाला लाल वाला घोड़ा देखना भी जीत जाएगा, और मैं कहने नहीं ये तो हार जाएगा। वो धोबी के घोड़े हैं, वो अपने दौड़ रहे हैं सही नदी किनारे मौज में। ठीक है, तो वो भी तो घुड़दौड़ ही है, वो कोई गधों की दौड़ थोड़ी है तो घुड़दौड़। तो संभवतः यहां इसी घुड़दौड़ की चर्चा हुई। घुड़दौड़ का आयोजन वो अलग बात है, आयोजन मार जोर शोर से जैसे हिमालयन कार रैली और फलाना मोटरसाइकिल रैली ऐसे घुड़दौड़ आयोजित की गई और उसमें तुमने चंदा और कंट्रीब्यूशन देने का वचन दिया, तो वो तो अपवाद के क्षेत्र में आ गया। लेकिन घुड़दौड़ जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 का लागू है, ऐसे ही घुड़दौड़ हो रही है। जिसे हम टहलने जाते वो चार घोड़े अपने चल रहे, फिर उनमें से एक दौड़ पड़ा, फिर दो उसके पीछे दौड़ पड़े, फिर तीन चार और आवाज लगाई उनने, फिर सब दौड़ने लगे। अब घुड़दौड़ शुरू हो गई। ठीक है, अब इसमें कौन जीतेगा ये इसको 294 का लागू हो जाए, क्योंकि ये सीधे लॉटरी है, कोई भी जीत सकता है। ठीक है, तो ये पंदेम के तौर का करार माना जा सकता है और इसे वैध बना देने वाली ऊपर की बात नहीं समझी जाए कि हर घुड़दौड़ वैध हो जाए। ठीक है, ये नहीं, केवल वो घुड़दौड़ जिसका आयोजन हुआ और जिसके विजेता या विजेताओं को धनराशि इनाम या कोई पारितोषिक देना था,
ट्रेड देनी थी, जो 500 रुपया या उससे ज्यादा की थी, उसे खरीदने के लिए आपने चंदा या कंट्रीब्यूशन देने का वचन दिया था, वो अपवाद के क्षेत्र में है। और उस वचन को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो वो वचन जिसे आपने दिया था वो मुकदमा लाकर आपसे उस चंदे या कंट्रीब्यूशन की रकम को वसूल लेगा। ठीक है, ये स्थिति निकलकर आ रही है धारा 30 की। अब सबसे प्रमुख बात जो हमारे समय तो खूब पूछी गई और अब जो ट्रेंड हमें दिख रहा है पेपर का, तो अब पूछी जरूर जाएगी, अवैध करार और शून्य करार क्या दोनों अलग अलग हैं? दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? तो अवैध करार धारा 23, ठीक है, अवैध करार कौन से? धारा 23। और शून्य करार कौन से? जो 25 से लेकर 30 तक है। ठीक है, अवैध करार वो जो धारा 23 में, और शून्य करार वो जो धारा 25 से लेकर 30 तक है। जब धारा 23 की लास्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखता है कि ये सारे करार शून्य हैं। ठीक है, आप देख लें धारा 23, वो लास्ट लाइन में लिखता है कि इन दशाओं में से हर एक, ठीक है, इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है, और हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है शून्य है। ठीक है, तो धारा 23 में विधि विरुद्ध यानी अवैध करार, जो विधि विरुद्ध है वही अवैध है। तो धारा 23 में कौन से करार अवैध हैं वो बताया गया, और प्रत्येक अवैध करार शून्य है। प्रत्येक अवैध करार शून्य है। और धारा 25 से लेकर 30 तक शून्य करार बताए गए, लेकिन वे केवल शून्य है, अवैध नहीं। वे केवल शून्य है, अवैध नहीं है। धारा 23 कहती है उपरोक्त में से प्रत्येक स्थिति में करार विधि विरुद्ध है, और हर करार जो विधि विरुद्ध है, ठीक है, वो शून्य है। इसके मतलब अवैध करार अवैध होने के साथ साथ शून्य भी होता है, लेकिन शून्य करार अवैध भी हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है ना, प्रत्येक अवैध करार शून्य होगा, लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध होगा यह बिल्कुल नहीं की स्थिति है, क्योंकि शून्य करार 25 से 30 तक दिए गए और वो कहीं अवैध नहीं। और धारा 23 अवैध करारों की बात कर रही है, और वो आवश्यक रूप से शून्य है। ठीक है, तो एक अंतर यह निकल आया कि प्रत्येक अवैध करार शून्य है, किंतु प्रत्येक शून्य करार अवैध हो यह जरूरी नहीं। ठीक है, एक अंतर तो यह निकला। और दूसरा अंतर कि शून्य करारों के जो संपार्श्विक करार हैं, शून्य करारों के जो संपार्श्विक एंसिलरी करार हैं वे वैध होते हैं। शून्य करारों के जो संपार्श्विक करार हैं, ठीक है, वो वैध होते हैं। एंसिलरी जो होते हैं शून्य करारों के वो वैध होते हैं। अवैध करारों के जो संपार्श्विक करार हैं, एंसिलरी करार हैं, वे भी शून्य होते हैं। ये दूसरा अंतर। जुआ खेलने के लिए हमने तुम्हें धन दिया, जुआ खेलने के लिए अवैध है,
और शून्य भी है, अवैध है और शून्य भी है। ठीक है, हमने जुआ खेलने के लिए तुम्हें चूंकि धन दिया, खेलो हमारी ओर से, या खेलो हमें 10 के 20 दे देना। ठीक है, तुमने जुआ खेला, तुम हजारों जीत गए, हमें अंगूठी दिखा दिया, तुमने कहा निकल लो, देंगे नहीं, कुछ नहीं देंगे। हम तुमसे वसूलना चाहे कुछ नहीं वसूल सकते, क्योंकि जुआ खेलना विधि विरुद्ध है। ठीक है ना। और अवैध करार के जो संपार्श्विक करार होगा, संपार्श्विक किसे कहते हैं? वो जो मूल के अधीन है। ठीक है, जो मूल के अधीन है उसे संपार्श्विक कहते हैं। तो मूल क्या था? जुआ खेलने के लिए पैसा दिया गया। संपार्श्विक क्या है कि 10 का 20 तुम हमें वापस करोगे। तो अवैध करार के संपार्श्विक करार शून्य है। जब अवैध करार के संपार्श्विक करार शून्य है तो तुम हमसे कुछ नहीं वसूल सकते। लेकिन शून्य करार के संपार्श्विक करार वैध है, और चूंकि शून्य करार के संपार्श्विक करार वैध हैं, इसलिए शून्य करार का संपार्श्विक करार विधि द्वारा प्रवर्तित होगा। इसी में देखें, आप अपने पैसों से जुआ खेले, हार गए। ठीक है, और खेल लिए, उधार खेल लिए, वो भी हार गए। अब जो उधार वाला है वो तुम्हारी गर्दन पकड़े बैठा है कि उधार वाला दो। हमने जुआ खेलने के लिए तो पैसा नहीं दिया था, जुआ खेलने के लिए नहीं दिया, वो तो तुम खेले अपनी मर्जी से। और जो तुम हारे उधार में, वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन हम उधर से निकले, हमें दया आई कि तुम खाली तुम जुआनियों के हाथ पिट रहे हो। तो जो उधार था वो चुकाने के लिए हमने पैसा तुम्हें दे दिया कि भैया चुका दो इनका। तुमने जुए में जो हारा वो चुकाया, लेकिन हम आपसे पैसा वसूल लेंगे अपना यदि तुम मेरा नहीं दोगे। ठीक है ना। ये शून्य करार का संपार्श्विक, ये शून्य करार का संपार्श्विक है। ठीक है, जुआ का पैसा हम देंगे, ये आपने जिसके साथ जुआ खेला था उसके साथ करार किया था। आपने क्या करार किया था उसके साथ? कि जुए में जो हम हारेंगे वो देंगे, ये आपने करार उसके साथ किया था। आप हार गए हैं, आपने कुछ दिया कुछ नहीं दिया, इसलिए आप दोनों मारपीट चल रही थी। आप दोनों के इस करार के अधीन हमने आपको पैसा दिया कि भैया इनका चुका दो। ये शून्य के संपार्श्विक है, क्योंकि मूल के अधीन है। मूल ना होता तो यह भी नहीं होता। अधीन होने का मतलब मूल ना होता तो यह भी नहीं होता। भाई अगर तुम जुआ ना खेले होते, तुम पिटे न होते, उधार ना हुआ होता, पिटे ना होते, तो हमने पैसे भी ना दिए होते। तो ये शून्य का संपार्श्विक है, लेकिन ये वैध है। और हम, मेरे पैसे अगर आप वापस नहीं करोगे तो हम मुकदमा लाकर आपसे पैसा वसूल लेंगे। तो अवैध का संपार्श्विक शून्य है और शून्य का संपार्श्विक वैध है। यह दूसरा अंतर, और यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाता था हमारे समय। ठीक है, यही पूछा जाएगा। शून्य का संपार्श्विक वैध, अवैध का संपार्श्विक शून्य। अवैध करार आवश्यक रूप से शून्य, शून्य करार आवश्यक रूप से वैध हो, कतई जरूरी नहीं। ठीक है, धारा हम नहीं कह रहे, धारा 23 और 25 से 30 आप देखेंगे अपने आप निकल रहा है। हम जो कुछ बिना बेयर के कहें वो सब गलत। जब तक हम अपनी बात का आधार आपको बेयर में ना दिखा दे तब तक मेरी सब बात गलत। मेरी नहीं, किसी की भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी बेयर में उसका आधार होना चाहिए। हम नहीं कह रहे, धारा 23 और 25 से 30 हमने दोनों आपको पढ़ाएंगे। ये ठीक है, सादृश्य उनमें और अंतर। अब देखें, जो अवैध करार है इसके भी कुछ अपवाद निर्धारित हुए, इसके भी कुछ अपवाद निर्धारित हुए।
एक ये कि हमने अवैध करार किया, लेकिन हमें पश्चाताप हुआ और हम पीछे हट गए। ठीक है, तो फिर करार प्रवर्तित भी हो सकता है। इसे जरा तथ्य स्थिति में देखेंगे। हमने इसलिए एक लेनदार को बहुत सारे पैसे दिए कि वो बाकी सारे लेनदारों को बेवकूफ बनाकर इस बात के लिए तैयार कर ले कि अरे यार छोड़ो, वो बेचारा बहुत परेशान है, छोड़ दो अपने पैसे। ठीक है, इसके लिए एक लेनदार को बहुत सारे पैसे दिए। ठीक है, विधि विरुद्ध है, कपट करने के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, धारा 23 कहती है अगर जिसका उद्देश्य कपट करने के लिए यदि कोई करार किया जाएगा कि दो पक्षकार मिलकर किसी के साथ कपट करें तो वो करार शून्य है। ठीक है, धारा 23 के मुताबिक, और धारा 23 में जितने करार हैं वो सब शून्य के साथ साथ कहते हैं अवैध भी हैं। ठीक है, तो हमने ये करार किया कपट करने के लिए और पैसा दिया लेनदार को। फिर हमारे मन में आया कि यार हम बहुत घटिया आदमी हैं, वो सारे लेनदार कितने हम पर विश्वास करते हैं, बेचारे तैयार हो गए। ठीक है, हमारी गरीबी जो हमने प्रदर्शित की वो सब राजी हो गए, और ऐसे हम जलील आदमी हैं कि हम उन लोगों का पैसा मार रहे हैं, ये ठीक नहीं। और मेरा मन बदल गया। ठीक है, हम पैसा तो उसे दे चुके हैं एक लेनदार को कि वो सबको मनाए, और हमने कह दिया भैया आप तुम किसी को मत मनाओ, हमारा पैसा हमें वापस कर दो। ठीक है, हमारा पैसा हमें वापस कर दो और तुम किसी को मत बनाओ, हम सबका निपटाएंगे। ठीक है, हम सबका पैसा निपटा देंगे। अब ये पक्षकार अगर मेरा पैसा, ये लेनदार जिसको सबको बनाने की हमने जिम्मेदारी थी, जो मेरे कपट में शामिल था, ठीक है, ये मेरा पैसा ना देना चाहे तो देना पड़ेगा इसे। यद्यपि अवैध उद्देश्य के लिए दिया गया था पैसा, ठीक है ना, उस उद्देश्य के लिए दिया गया था जो अवैध करार को जन्म देता। ठीक है, अगर करार के मुताबिक ये लेनदार बाकी सब लेनदारों को मना भी लेता तो भी क्या होता, वो करार हम लोगों के बीच शून्य था, अवैध था। ठीक है ना, लेकिन चूंकि हमें पश्चाताप होने लगा तो इसलिए हमने कपट करने के लिए इसे भले ही पैसा दिया था, लेकिन अब ये पक्षकार अगर, यानी ये लेनदार अगर मेरा पैसा वापस नहीं करेगा तो हम इससे पैसा वापस ले सकेंगे। अवैध करार किया गया दो लोगों के बीच, उसके अंतर्गत एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को कुछ दिया, लेकिन उस करार का जो अवैध उद्देश्य था, करार अवैध कब होता है, जब उद्देश्य प्रतिफल अवैध हो। ठीक है ना, तभी तो होता है। तो उस उद्देश्य की अवैधता पूरी होती उससे पहले हमें पश्चाताप हुआ और हमने चीज वापस ले ली। वो मतलब चीज वापस, मतलब अपना वचन वापस ले लिया। तो फिर हमने जो चीज दूसरे पक्षकार को दी वो वापस करनी होगी उसे। ठीक है, यद्यपि वो अवैध उद्देश्य के लिए दी गई थी, अवैध करार के अंतर्गत दी गई थी। अवैध उद्देश्य जब करार किया गया तो अवैध करार किया गया, अवैध उद्देश्य के लिए और अवैध करार के अंतर्गत दी गई थी, लेकिन फिर भी ये चीज वापस करनी होगी। ठीक है, अगर, और ये खूब पूछा जाता है, अपराध करने के लिए किसी को कोई पैसा दिया गया है, अपराध करने के लिए, मानव शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए यदि कोई करार दो पक्षों के मध्य किया जाएगा तो धारा 23 के मुताबिक वो भी शून्य है। हमने कहा एक का कत्ल कर दो, इसके लिए सी को और हमारे बीच करार हुआ, हमने सी को 10 लाख रुपए दिए। कत्ल सी करता, इससे पहले ही हमें पश्चाताप होने लगा और हमने कहा 10 लाख रुपए भैया हमारे दे दो, उससे तुम मत मारो, हम नहीं, तो वापस नहीं होगा, क्योंकि न्यायालयों ने निर्धारित किया कि अनैतिक करार शून्य है। ठीक है, धारा 23 के मुताबिक जिस करार का उद्देश्य लोकनीति के विरुद्ध है या अनैतिक है, ठीक है ना, वो भी अवैध माना जाएगा
और न्यायालय हर अवैध करार को शून्य घोषित करेंगे, धारा 23 में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी करार का उद्देश्य अनैतिक है लेकिन अनैतिकता की मात्रा कम है, ठीक है, और पक्षकार को पश्चाताप होने लगा, ठीक है, तो अगर उसने कोई रकम करार के दूसरे पक्षकार को दी है तो वो वापस हो जाएगी। लेकिन अपराध जैसा घोर अनैतिक काम, ठीक है, और वो भी हत्या जैसा अपराध, इसे करने के लिए अगर कोई करार किया जाएगा तो वो अवैध है, ये तो है ही है। और उस अवैध करार के अंतर्गत अगर कोई रकम किसी ने किसी को दी है तो भले ही खूब पश्चाताप हो तो भी वापस नहीं होगी, ठीक है। तो एक अपवाद, ये भले ही अलग बात है कि घोर अनैतिक स्थितियों में अपवाद लागू नहीं हो रहा, लेकिन एक सामान्य अपवाद तो स्वीकार हुआ ही है अवैध संविदा का, कि अगर कोई संविदा अवैधता के कारण शून्य है, संविदा तो न कहे करार, क्योंकि जो शून्य है वो संविदा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई करार अवैधता के कारण शून्य है और उस करार का उद्देश्य प्राप्त होने से पहले ही पक्षकार को आपका पश्चाताप होने लगे तो उस करार के अंतर्गत किसी को कोई चीज दी गई तो वापस हो सकती है। ये एक अपवाद। 2-3 अपवाद और बचे, कल बात कर लेंगे उस पर, और बाकी हम लोग कल बात करेंगे 31 से लेकर 36 तक की भी देखेंगे।